ये कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। यहाँ 3 फास्फो क्यों लिखा है? जब वो 3 कार्बन का होगा तो अधिकतम कार्बन 3 हुए, तो फास्फेट कहां पे रहेगा? अधिकतम वाले पे। 3 फास्फो ग्लिसरैल्डिहाइड। और जबकि उसका एक और समावयवी बना डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का। ये है 3 कार्बन, यहां पर है 3 कार्बन। इसमें एक फॉस्फेट है, इसमें एक फॉस्फेट है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप है। अब हम देखते हैं ये जब बना, ये था स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 2 भागों में बढ़ जाता है, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब बात आती है इसके बाद स्टेप नंबर 5। अच्छा, एक बात देखेंगे, स्टेप नंबर 2 और 4 में कुछ विशेष बात नहीं है, इसलिए यहां देखेंगे ये जो चौकोन बना हुआ है उसके ऊपर 4 हैं। मतलब इन 10 में से 4 स्टेप ऐसे बनने वाले हैं जहां ना ही एटीपी बनेगा, ना ही एटीपी यूज होगा, ना एनएडीएच बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही स्टेप नंबर 5 में पहुंचते हैं, आप देखेंगे थोड़ा अलग आकार का मैंने एक ब्रैकेट बनाया है। देखिए आप, ये अलग आकार, क्योंकि इन पूरे 10 में से ये 5वां स्टेप, जी हां बिल्कुल, ये वो स्टेप है जहां पर एंजाइम यूज नहीं होता है। इसीलिए इसे 5वें स्टेप के ठीक सामने आप देखें, एक ब्रैकेट मैंने जरूर बनाया है एंजाइम के लिए, जैसे सभी के लिए बनाया, पर इसे खाली छोड़ा है। यानी जो 5वां स्टेप है उसमें एंजाइम यूज नहीं होता है, उसमें एंजाइम यूज नहीं होगा, ये नॉन एंजाइमेटिक स्टेप होगा। आप देखें लिखा था, देखिए आप, S5 को छोड़कर सभी एंजाइमिक स्टेप हैं। चलिए ये बात भी क्लियर हुई। यहां कौन यूज हुआ? H3PO3 मतलब फास्फोरिक अम्ल का यूज होता है, एंजाइम का यूज नहीं होता है। और ये जो 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है, ये इसी में समावयवीकरण हो जाता है, ये भी इसी में कन्वर्ट होगा। तो आप देखेंगे कि यहां जब दोनों मिक्सअप हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है? 1,3 डाइफॉस्फो, एक इसमें फॉस्फेट था, एक इसमें फॉस्फेट था, दोनों जुड़ गए तो बना 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, यानी ये कन्वर्ट हो गया इसमें। लेकिन 2 फास्फेट होने की वजह से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना। ये बने 3 कार्बन के कितने मोल? लेकिन 2 मोल। 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल। अब यहां पर, यहां से कहानी यूज होती है। अब यहां बहुत खास बात, ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड है ये क्या करने वाला है? देखें, डीपीजी मतलब डाइफॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड, डीपीजी मतलब डाइफॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन यहां पे अब मिलेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन का जुड़ने वाला एंजाइम, और डिहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन को निकालने वाला एंजाइम। शब्दों बजाय केमिस्ट्री के हिसाब से डिहाइड्रोजिनेज, यानी यहां पर NADP की जरूरत पड़ेगी, और NADP को ये देने वाले हैं हाइड्रोजन, जिससे 2 NADP 2 NADPH2 में बदलेंगे। और ये बहुत ही खास पॉइंट होगा हमारे आने वाले समय के लिए, क्योंकि एक NADPH2 टूट करके 3 ATP को फॉर्मेट करेगा। ये बात ध्यान रखना है। इसका मतलब यहां आप देखें 2 NADPH2 है, इसका मतलब ये 6 ATP का निर्माण करेगा। हम अगले स्टेप में देखेंगे। देखें यहां क्या हो रहा है? डीपीजी मतलब डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, डिहाइड्रोजिनेज, और डिहाइड्रोजिनेज मतलब ये हाइड्रोजन को निकालेगा। और जब ये हाइड्रोजन को निकालेगा ना, तो NADP हाइड्रोजन को लेगा और बनाएगा NADPH2 के 2 मॉलिक्यूल।
लेकिन जब ये हाइड्रोजन निकालेगा तो क्या ये एल्डिहाइड के रूप में रह पाएगा? नहीं, ये बनेगा एसिड। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शब्दों पे ध्यान दें, अब वो ग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। ये पॉइंट नंबर हमारा होगा 6। और इस पॉइंट नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं इसे एक झोपड़ी के समान बनाया गया है, कुछ इस तरह से ये। और ये झोपड़ी के समान बनाने की वजह है, यहां ध्यान रखें, जो झोपड़ी समान बना है वहां बन रहा है NaDPH2, इसका मतलब इसके अंदर है NaD। तो पॉइंट नंबर 6 आप देख रहे हैं यहां NaDPH2 बना। ठीक, अब बनता है अगला पॉइंट नंबर हमारा 7 है, और वो है 1,3। अब देखते होता क्या है। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में क्या होगा? आप देखो, फास्फोग्लिसरिक एसिड ट्रांस शब्दों पर ध्यान दें, ट्रांसफॉस्फोरिलेज की जरूरत पड़ेगी। और जैसे ही ट्रांसफॉस्फोरिलेज का मतलब फास्फेट को बाहर निकालने वाली बात होगी। यहां देखेंगे जब यहां 1 और 3 से एक फास्फेट अलग होगा तो 3 बचेगा, केवल 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड हुआ। और यहां पर क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ देखना यहां पे ये है। अब देखेंगे यहां पर जब भी ऐसे 2 ATP की बात हो, ध्यान देंगे ये 7वें पॉइंट को स्पेशल रूप से देखेंगे आप। मैंने इसे एक बेंजीन के जैसे रिंग है उसके अंदर बनाया है, और ये जो 7 पॉइंट है, इस 7 पॉइंट में होने क्या वाला है, यहां पर 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। 2 ATP का यहां पे फॉर्मेशन होने वाला, ये ध्यान रखना है। तो 2 ATP का फॉर्मेशन, Mg की उपस्थिति होगी यहां पर। 7th में 2 ATP, देखो फास्फेट 1,3 है ना, तो फास्फेट निकला कि नहीं? तब तो 1 वाला स्टेप हट गया यहां से। देखिए 2 ATP निकला। 2 क्यों निकला? क्योंकि इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? इसके 2 मॉलिक्यूल है ना, देखो 2 मॉलिक्यूल हैं, तो एक मॉलिक्यूल से एक फास्फेट निकला, तो 2 से 2 निकला। तो यहां पर ADP चेंज हुआ है ATP में, इसका मतलब यहां पर क्या रहा होगा? यहां पर पहले से रहा होगा ADP, जो ATP में चेंज हुआ तो 2 ATP का बेनिफिट हुआ। उस हिसाब से पुराने 2 ATP लगे थे और ये 2 ATP बराबर हो चुके हैं अब तक के ATP। ठीक है, देखते हैं 8.3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में फास्फोग्लिसराइड म्यूटेज, ये म्यूटेज क्या करेगा? इसे बनाएगा। ये जो म्यूटेज का मतलब होता है मोशन दे देना। मोशन का मतलब ये हुआ कि जो 3 फास्फो है वो तीसरे नंबर पे जो फास्फेट है उसको उठा के वो दूसरे नंबर पे ला देगा और नाम बन जाएगा 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। म्यूटेज यानी आप इसको समझेंगे किससे? मोशन से। मोशन यानी गति देगा। वो फास्फेट जो तीसरे पे जुड़ा है उसको कहां लाके जोड़ेगा? दूसरे पे जोड़ेगा। ठीक, और यहां आएगा फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब हम देखते हैं उसके बाद जब ये 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में आएगा तो अब कुछ नया करने के लिए आएगा इनोलेज। बोले बहुत हो गई पुरानी बातें, बोले अब मुझे एंडिंग करनी है। ये आया इन हुआ, इनोलेज का इन होता है, और जैसे इन होता है वो एसिड को, यानी जो 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड है उसको बदल देता है पायरुविक एसिड में। 2 फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कौन बदलता है? इनोलेज आता है। और जब वो बदल देता है तो तकलीफ इस बात की है कि यहां पर 2 नंबर पे फास्फेट होता है। इसका भी कितना मॉलिक्यूल चलते हुए आया है? 2 मॉलिक्यूल। कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला। अब यहां पर जैसे ही पायरुविक आता है उसका सगा भाई पायरुविक काइनेज एंजाइम, अब ये जागृत हो जाता है, और जैसे ही ये जागृत होता है
यहां से फास्फेट को बेदखल कर देगा, और जब यहां से फास्फेट को बेदखल करेगा तो यहां 2 एटीपी फिर से प्राप्त होंगे, क्योंकि एक में एक है लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 एटीपी प्राप्त होंगे। तो आपने देखा कि 2 एटीपी प्राप्त हुआ, और इसे मैंने बेंजीन रिंग के जैसे बनाया है। देखिए तो बेंजीन रिंग वाले कितने स्थान पर आ रहे हैं? 2 स्थान पे। यहां 2 एटीपी बना, यहां 2 एटीपी बना, 2 एटीपी एक से बनते हैं, ऐसे 2 स्थान हैं। मतलब हमारे पास कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? 4 एटीपी प्राप्त होते हैं, जबकि 2 एटीपी हमारे स्टार्टिंग में यूज हुए थे। 4 में से 2 गए, बचे 2, तो ये 2 एटीपी हमें प्राप्त हुए, लेकिन फाइनल नहीं कहलाएंगे। अब यहां बहुत मजेदार बात, ये जो NADPH2 की मैं बात कर रहा था, NADPH2, एक NADPH2 3 एटीपी बनाता है, तो वो 2 हैं तो वो 6 एटीपी बनाएगा। तो ये देखिए 2 NADPH2 6 एटीपी बनाएगा, 6 और ये 2 8। यानी कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, तो ऐसी स्थिति में हमें कितने एटीपी का प्रॉफिट होता है? वो होता है 8 एटीपी का। तो ये रहा एक कंप्लीट लेक्चर, लेकिन ये कंप्लीट लेक्चर सुनने के बाद अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी एक समरी। अब निश्चित रूप से जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किए थे उस समय समझने में और अब समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी। अब ध्यान रहे, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में ग्लाइकोलिसिस के बारे में बहुत से पॉइंट पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले, अब यहां देखते जाएं आप, ये जो मैंने शुरू में पॉइंट्स गिनवाए थे, आप इसको फिर से फटाफट रिमाइंड कर लें। और वो रिमाइंड कैसा होगा देखें। आप जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का मतलब है कि ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना। ये 10 पदों में पूर्ण होता है। इसे EMP पथ के नाम से भी जाना जाएगा। ये साइटोप्लाज्म में होगा, ये कॉमन पथ है, इसमें O2 यूज नहीं होता है, और CO2 कहीं नहीं बना, ना कहीं O2 यूज हुआ है, ना कहीं CO2 बना है, और बना है तो NADPH2 बना था। साथ ही साथ यहां 10 स्टेप जो होते हैं वो 1, 3 और 5 जो हैं वो नॉन रिवर्सिबल हैं। तो आप देखें ये फर्स्ट, 3 और ये 5, इस 5 वाले को भी मैं कुछ इस तरह से बना दूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ये देखें आप, 1, 3, 5, ये क्या है? सॉरी 1, 3, 10, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है मेरी, 1, 3, 10, ये, सॉरी माफी चाहूंगा इस गलती के लिए। 1, 3, 10, 1, 3 और 10 ये नॉन रिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं हो सकते हैं। बाकी स्थानों पे आपने देखा है कि मैंने उत्क्रमणी चिन्ह का उपयोग किया है। साथ ही साथ इस पूरे कंसेप्ट में 10 स्टेप में जो हो रहा है उसमें से 4 स्टेप देखो, चौकोन ब्रैकेट वाले स्टेप 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 स्टेप में 0 है। इसका मतलब यहां पर ना ही ATP यूज होता है, ना ATP बनता है, ना NADPH यूज बनता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे 4 स्टेप हैं, जबकि 2 स्टेप ऐसे हैं जहां ATP यूज होता है, ADP बनता है। और वो स्टेप कौन से हैं? 2, वो आप देखेंगे गोलाकार वाले, और गोलाकार वाले केवल 2 स्टेप आपके पास में हैं, आपका 6 होते हैं। और जहां पर ATP का फॉर्मेशन होता है वो आपके पास में है 7वां और 10वां, जहां ATP का फॉर्मेशन होगा। जबकि एक झोपड़ी नुमा जो मैंने बनाया है वो स्टेप नंबर आपका देखेंगे वो है 6, और 6 में बनता है NADPH2। और एक अजीबोगरीब सिंबल मैंने बनाया है, आप देखेंगे पॉइंट नंबर 5 है। यहां खास बात है, यहां नॉन एंजाइम कुछ लिखेंगे ही नहीं, सबसे बेहतर, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर के जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस के सारे पॉइंट्स यहाँ बता दिए गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इसकी हर एक बात आपको क्लियर हुई होगी। एक लास्ट पॉइंट हम आपको बता दें, यहाँ जो NADPH2 बन जाता है ये आगे चल के हमें इस ETS सिस्टम में काम आएगा, ETC या हम कह सकते हैं उसको ETS, इस सिस्टम में काम आने वाला है। तब उस लेक्चर में हम आपसे ये बात जरूर कहेंगे कि याद रखो ग्लाइकोलिसिस का जो पॉइंट नंबर 6 था, 6वें चरण में जो NADPH2 बनता था वो ETS सिस्टम में यूज होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे लेक्चर्स के सारे पॉइंट्स आपको बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।